Welcome back, students. Today we are going to study criminal misappropriation and criminal breach of trust. Criminal misappropriation and criminal breach of trust जो है offenses against property के head में आते हैं. These both offenses are actually the offenses against the property of the other person. Sections 403 से लेकर section 409 of IPC deals with these offenses. Okay, so criminal misappropriation जो है एक्चुअली में एक ऐसा ऑफेंस है जिसमें आप डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किसी और की प्रॉपर्टी मिस एप्रोप्रिएट कर देते हैं. ये अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो ऐसा होगा कि लेट्स सपोज आपके सामने किसी पर्सन के पॉकेट से 500 का नोट गिरा. आपने वो नोट उठाया. जब आपने वो नोट सिंपली उठाया तब आपने कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था. आपने सिंपली वो नोट उठाया. बट जो वो नोट उठाने के बाद आफ्टर टेकिंग इट, जब वो नोट आपके पास आ गया, आपके दिल में आया कि ये मैं नोट वापस नहीं दे रही हूँ, ये मैं अपने लिए रख लेती हूँ. सो दिस इज क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन. हियर आपने नोट चोरी नहीं किया है. यू डिडंट टेक इट आउट डिसऑनेस्टली फ्रॉम द पर्स ऑफ दैट पर्सन. You picked up the note innocently and at that time when you picked it up, उसके बाद जब वो प्रॉपर्टी आपके पास आ गई तब आपके अंदर एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन आया कि लेट्स यूज इट फॉर माई ओन यूज, ऑल्दो यू कुड हैव एक्चुअली रिटर्न्ड इट. एप्रोप्रिएशन क्या होता, सही तरीके से एप्रोप्रिएट करना क्या होता है उसको, आप अगर उसको सिंपली रिटर्न कर देते, बट आपने उसका मिस एप्रोप्रिएशन किया, आपने उसको अपने पास रख लिया. सो दिस इज क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन का एग्रीवेटेड वर्जन है. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जो प्रॉपर्टी आती है आपके पास वो आती है एंट्रस्टमेंट के थ्रू. मतलब कि आप पर विश्वास करके आपको वो प्रॉपर्टी किसी ने दी और उसके बाद लेटर स्टेज पे आपके अंदर एक डिसऑनेस्ट इंटेंशन आया और आपने उस प्रॉपर्टी को मिस एप्रोप्रिएट कर दिया या फिर उस तरीके से नहीं यूज किया जिस तरीके से आपको कहा गया था यूज करने के लिए. इन दोनों ऑफेंसेस को हम डिफरेंशिएट भी करेंगे बाकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड ऑफेंसेस से. अभी लेट्स प्रोसीड फर्दर. सेक्शंस के बारे में बात करें तो सेक्शन 403 एंड सेक्शन 404 क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन से डील करता है, जिसको कि हम डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं. सेक्शन 405 डिफाइन करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को एंड सेक्शन 406 उसकी पनिशमेंट बताता है. सेक्शन 407 से सेक्शन 409 जो है एग्रेवेटेड फॉर्म्स ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हमें बताता है. So the important sections for us is 403, 404, 405 and 406. Let's begin with dishonest misappropriation of property. It is very necessary that you understand the concept of dishonest misappropriation of property क्योंकि यही बेस होगा criminal breach of trust को समझने का. अब dishonest misappropriation of property का section language ये कहता है whoever dishonestly misappropriates or converts to his own use any movable property shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. अब मैं इस सेक्शन को देखूं तो I can find dishonestly to be the mens rea, मतलब the mental element should be dishonest and जो एक्टस रिया क्या है, मिस एप्रोप्रिएट करना या फिर कन्वर्ट करना अपने यूज के लिए. और इस ऑफेंस का सब्जेक्ट मैटर क्या है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी. सो इन दिस वे वी हैव ऑलरेडी सीन व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेक्शन, बट हम इसके इंग्रेडिएंट्स को ब्रेक करके और ढंग से समझेंगे. अच्छा, पनिशमेंट क्या है, 2 years तक. मैक्सिमम पनिशमेंट इज 2 years. या तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years या फिर फाइन या फिर बोथ. ओके, कमिंग टू द इंग्रेडिएंट्स. फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन और कन्वर्जन टू वंस ओन यूज. तो ये एलिमेंट होना ही होना चाहिए. एंड सेकेंड इंग्रेडिएंट इज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी. अगर वो प्रॉपर्टी मूवेबल नहीं है तो फिर वो क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन की कैटेगरी में नहीं आएगा. इट इज अनदर इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट. ओके, नाउ
डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन में फर्स्ट लेट मी डील विद द वर्ड डिसऑनेस्ट. अब ये डिसऑनेस्ट का जो एलिमेंट है ये किस समय आ रहा है? एज आई टोल्ड यू, अगर डिसऑनेस्टी का जो ये इंग्रेडिएंट है ये आएगा एट द मोमेंट ऑफ टेकिंग इट, तो ये थेफ्ट हो जाएगा. सो देयर इज नो डिसऑनेस्ट इंटेंशन व्हाइल टेकिंग इट. एक्सटॉर्शन में हमने पढ़ा था डिसऑनेस्ट इंटेंशन होता है इंड्यूस करते समय, जब हम उसको डिलीवर करने के लिए इंड्यूस कर रहे हैं प्रॉपर्टी को. थेफ्ट में कब था? जब हम टेक कर रहे हैं. अब क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन में कब आ रहा है? एट द सब्सिक्वेंट स्टेज. मतलब कि व्हेन द प्रॉपर्टी इज कमिंग इन योर पोजेशन, जब प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है तब आप इनोसेंट है, तब सब कुछ लॉफुल है, गलत तरीके से नहीं आई है प्रॉपर्टी. डिसऑनेस्ट इंटेंशन लेटर स्टेज में आई है. नाउ डीलिंग विद द वर्ड मिसअप्रोप्रिएशन. अब मिसअप्रोप्रिएशन का मतलब क्या है? उसके लिए पहले हम वर्ड को समझते हैं एप्रोप्रिएशन. टू एप्रोप्रिएट मतलब यहाँ पर अगर देखें तो सेटिंग अपार्ट फॉर, कुछ काम करने जा रहे हो आप उस प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है. अब वो मिसअप्रोप्रिएट कब होगा? जब आप उसको सेट अपार्ट करोगे इस तरीके से कि आप किसी गलत पर्सन को असाइन कर रहे हो या फिर किसी गलत यूज में डाल रहे हो. अब जब ये मिसअप्रोप्रिएट प्लस डिसऑनेस्ट मिल जाता है तो ये एसेंशियल फुलफिल हो जाता है. डिसऑनेस्ट का मतलब क्या होता है ये हमने थेफ्ट पढ़ते समय, दैट वाज द फर्स्ट ऑफेंस जो हमने पढ़ा था ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के टाइम पे, तभी मैंने डिसऑनेस्टी के बारे में ढंग से एक्सप्लेन किया था. बट स्टिल एज अ रिमाइंडर लेट मी रिमाइंड यू, सेक्शन 24 डिफाइन करता है डिसऑनेस्टली होता क्या है. एंड इसमें हमने पढ़ा था कि जब भी कोई पर्सन कोई काम कर रहा हो इस इंटेंशन के साथ कि वो कॉज करे रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन, तो उस काम को डिसऑनेस्टली कर रहा है वो पर्सन. रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस सेक्शन 23 में बताया गया था. रॉन्गफुल गेन कैसा गेन है? जब भी कोई गेन कर रहा है कोई ऐसा पर्सन जिसके लिए वो लीगली इंटाइटल्ड नहीं था या फिर अनलॉफुल मीन्स से उस प्रॉपर्टी को उसने गेन किया है. सिमिलरली रॉन्गफुल लॉस क्या है? रॉन्गफुल लॉस एक ऐसा लॉस है जो अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी से उस पर्सन को हो रहा है जो पर्सन उस लॉस का लीगली इंटाइटल्ड नहीं था. Do remember what is dishonesty in the whole series of offenses against the property. ये बहुत ही ज़्यादा important word है. Okay, so dishonest misappropriation we have understood कि dishonesty होती क्या है. We have understood किस stage पे dishonesty हो रही है. We have understood what is the meaning of misappropriation. So मिसअप्रोप्रिएशन को थोड़ा और ध्यान से समझेंगे तो मैं आपको एक बात बता दूं, मिसअप्रोप्रिएशन में ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने उस प्रॉपर्टी को यूज ही कर लिया है. लाइक लेट्स सपोज अगर आपके पास बाय मिस्टेक, मतलब मैं दुकान पे जाती हूँ और मुझे वो पर्सन 100 का नोट वापस करने के बजाय 500 का नोट वापस कर देता है और मैंने उस समय तो अपने पर्स में रख लिया अननोइंगली, सो इट केम टू मी बाय मिस्टेक. बट देन लेटर ऑन आफ्टर कमिंग बैक होम आई रियलाइज कि उस पर्सन ने गलती से मुझे 500 का नोट दिया है और उस मोमेंट पे आई थिंक इट्स ओके ना, लेट्स कीप इट. So when this was the moment when I should have appropriated it in a lawful manner, वो क्या होता? मैं उस दुकानदार को जाकर वो पैसे वापस देती. बट अगर मैं उसको अपने पास रख ले रही हूँ, that is the moment when dishonestly I am misappropriating it by keeping it, right? Because I am not the lawful owner of it. वो पैसे जो है वो रॉन्ग पर्सन के पास और रॉन्ग यूज में आ गए. सो जस्ट बाय कीपिंग इट, जस्ट बाय द मेंटल एक्ट दैट ओके आई एम कीपिंग इट, आई एम मिसअप्रोप्रिएटिंग इट. ओके, सो द सेकेंड एलिमेंट वी सॉ वाज कन्वर्जन टू वंस ओन यूज. अब या तो मैं मिसअप्रोप्रिएट कर रही हूँ या फिर मैं उसको कन्वर्ट कर दे रही हूँ टू ओन यूज. अब इस वर्ड का मतलब, इस फ्रेज का मतलब क्या है? इस फ्रेज का मतलब है मैं उस प्रॉपर्टी को ऐसे यूज कर रही हूँ जैसे कि वो मेरी प्रॉपर्टी है. मतलब मैं उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ ऐसा कर रही हूँ जिसका हक मुझे तब होता जब वो मेरी प्रॉपर्टी होती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे फ्रेंड हो और मैं आपके घर से एक बुक लेकर आती हूँ और मेरे को कंसेंट आपने दी हुई है. आई हैव यू इम्प्लाइड कंसेंट दैट आई कैन टेक द बुक विद मी.
So the book came to me in a lawful manner. But later on I think अब तो मेरा फ्रेंड भूल गया होगा कि ये बुक मैंने इससे ली है, तो आई थिंक आई कैन इवन सेल दिस बुक. सो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम सेलिंग द बुक. और ये सेलिंग द बुक कौन कर सकता था? जो कि एक्चुअल ओनर था प्रॉपर्टी का, मतलब कि वो बुक का ओनर जिसकी बुक थी, राइट, या जिसके पास भी अथॉरिटी है. बट मैं उसको सेल कर रही हूँ. कैसे सेल कर रही हूँ? अब मैं उस प्रॉपर्टी को ऐसे यूज कर रही हूँ जैसे कि वो मेरी प्रॉपर्टी है. तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कन्वर्टिंग इट टू माई ओन यूज. सो हियर अगेन आई एम डूइंग क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन. देयर इज वन मोर एग्जांपल हियर. एक स्टूडेंट है जिसको कि एक बहुत ही महंगी वॉच जमीन पे पड़ी हुई मिलती है कॉलेज वॉशरूम की. वो उसको उठाता है, अपने पॉकेट में रखता है. नाउ लेट मी टेल यू, टिल हियर ही हैज कमिटेड नो ऑफेंस. वो प्रॉपर्टी उसने किसी से चुराई नहीं है, उसके दिल में कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया अभी तक. अब एक्चुअली में उसको क्या करना चाहिए था? उसको जाके लॉस्ट एंड फाउंड वाली जगह पर वो वॉच दे देनी चाहिए थी. लेकिन ना उसको बहुत जरूरत थी पैसों की, तो उसने क्या किया, वो जाके वो वॉच गिरवी रख देता है और उसके बदले वो पैसे ले लेता है. अब उसने क्या किया, उस वॉच को गिरवी रखने का जो ये एक्ट है, ये एक्ट किस पर्सन का होगा? उस पर्सन का जो ओनर है उसका. अब उसने ऐसे बिहेव किया जैसे कि वो खुद हो उस वॉच का ओनर. सो हियर he converted it to his own use. So this is the element. This is how you will recognize whether criminal misappropriation is there or not. Now the third ingredient was, मैंने पहले भी बताया कि subject matter should be the movable property. If it is an immovable property, there is no question कि criminal misappropriation हुआ है कि नहीं हुआ है. So the term movable property define करी गई है सेक्शन 22 ऑफ IPC में. मैं आपको याद दिला दूं कि movable property ही सब्जेक्ट मैटर थी थेफ्ट की, ओके, बट एक्सटॉर्शन की नहीं थी. एक्सटॉर्शन में द ओनली टर्म यूज वॉज प्रॉपर्टी. सो इट कुड बी मूवेबल, इट कुड बी इमूवेबल, कहीं कोई मेंशनिंग नहीं है. बट हेयर अगेन इट इज रिटन मूवेबल प्रॉपर्टी. सो सेक्शन 22 ऑफ IPC क्या कहता है कि मूवेबल प्रॉपर्टी क्या इंक्लूड करती है? कॉर्पोरियल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन. कॉर्पोरियल का मतलब होता है जो कि टैंजिबल हो, मतलब कि जो बॉडी, कॉर्पस इज द वर्ड जिसको बॉडी कह रहे हैं, मतलब कोई भी सामान एक्सेप्ट लैंड एंड द थिंग्स अटैच टू द अर्थ और परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ. मतलब कि जमीन को तो आप मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कह सकते हैं, वो फिक्स है. और कोई भी चीज जो अटैच है जमीन के, जैसे कि पेड़ हो गए या फिर बिल्डिंग हो गई, तो ये अटैच्ड है अर्थ से, तो ये क्या है? ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है. और परमानेंटली फास्टेन टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ. नाउ फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग जो है वो अटैच टू द अर्थ है और बिल्डिंग में लगे हुए हैं गेट, फास्टेंड, परमानेंटली फास्टेंड. अब जो दरवाजे बिल्डिंग में लगे हुए हैं वो क्या है? वो भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है. ओके, नाउ द सब्जेक्ट मैटर शुड ऑलवेज बी मूवेबल प्रॉपर्टी, ये आप समझ गए हैं. लेकिन हमने जो डेफिनेशन पढ़ी मूवेबल प्रॉपर्टी की, इसमें जैसे कि हमने पढ़ा थिंग्स अटैच टू द अर्थ, या फिर कोई चीज जो कि परमानेंटली फास्टेंड टू एनीथिंग विच इज अटैच टू द अर्थ. अब अगर ये चीज जो अर्थ से अटैच है इसको डिटैच कर दिया जाए, मतलब कि अगर कि पेड़ को काट दिया जाए, तो वो जो कटा हुआ पेड़ है वो बन जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी. ये चीज हमने थेफ्ट में भी पढ़ी थी, राइट. एक्सप्लेनेशन 1 इस सेक्शन का क्या कहता है? एक्सप्लेनेशन 1 कहता है कि अ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन फॉर अ टाइम ओनली इज अ मिसअप्रोप्रिएशन विद द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन. तो फॉर एग्जाम्पल, मुझे वो जो 500 का नोट मिला है, हम एग्जाम्पल पे जा रहे हैं वो वाले, कि पर्स से 500 का नोट गिरा और मैंने वो 500 का नोट उठाया. जब मैंने उठाया वो इनोसेंटली उठाया. अब मैंने क्या सोचा कि अभी मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पैसों की, तो मैं अभी 500 का नोट अपने लिए यूज़ कर लेती हूँ और कल को जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तब मैं जाके इसका 500 का नोट रिटर्न कर दूँगी. सो इन दिस केस दो आई एम थिंकिंग कि मैं रिटर्न कर दूंगी, फाइनली उसको दे दूंगी, बट
द वेरी टाइम जब मैं उसको मिसअप्रोप्रिएट कर रही हूँ, जब मैं उसको अपने पास रख ले रही हूँ, दैट इज इनफ टू शो दैट आई हैव डन डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन का ऑफेंस. So for a time only, the very moment I thought of keeping it with me, even if I am thinking कि temporary टाइम के लिए रखूंगी, मैं बाद में वापस कर दूंगी, तब भी इट इज डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. सो डोंट गेट कंफ्यूज व्हेन यू सी इन द फैक्ट्स ये वाला एलिमेंट कि मैं बाद में रिटर्न कर दूंगा या कर दूंगी. ओके, सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टेम्पररी और परमानेंट मिसअप्रोप्रिएशन. दोनों के दोनों पनिशेबल है अंडर दिस सेक्शन. विल टेक वन एग्जाम्पल. ए को एक गवर्नमेंट प्रोमिसरी नोट मिलता है बिलोंगिंग टू जेड. अब उसमें ब्लैंक एंडोर्समेंट है कि जिसके भी हाथ में वो होगा उसको पैसे मिल जाएंगे उसके बदले के. वहां पे लिखा है कि वो बिलोंग करता है जेड को, तो एक्चुअली में ए को क्या करना चाहिए, वो जेड को जाके रिटर्न करना चाहिए. अब ए को पता है कि वो जेड का है, वो क्या करता है, वो जाकर उसके अगेंस्ट लोन ले लेता है उसको सिक्योरिटी रखकर, और ये सोचता है कि मैं फ्यूचर में जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं उसको रिटर्न कर दूंगा. तो हियर अगेन द टेम्पररी नेचर डजंट मैटर. द मोमेंट ही इज प्लेजिंग इट, ही इज कन्वर्टिंग टू इट्स ओन यूज, एंड दैट वेरी मोमेंट with that dishonest intention. डिसऑनेस्ट इंटेंशन क्यों है? आप बोलेंगे मैम डिसऑनेस्ट इंटेंशन कैसे, वो तो बोल रहा है ना वो बाद में दे देगा. अरे उतने टाइम तक वो जेड डिप्राइव हो रहा है अपनी प्रॉपर्टी से एक चीज, तो जेड का क्या हो रहा है, रॉन्गफुल लॉस हो रहा है. और ये जो गेन वो अपने आप को करवा रहा है उससे लोन लेकर, इसका वो एंटाइटल्ड नहीं है, तो वो खुद को क्या कर रहा है, रॉन्गफुल गेन दे रहा है. और जब भी हम कोई काम करते हैं रॉन्गफुल गेन किसी को करने के लिए, रॉन्गफुल लॉस किसी का करवाते हैं, तो वो क्या होता है, वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होता है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मोरल डिसऑनेस्टी हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट सिंपल लीगल लैंग्वेज में डिसऑनेस्टी क्या होता है. सो हियर ही डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट्स द प्रॉपर्टी, सो इट डजंट मैटर इवन इफ ही इज गोइंग टू रिस्टोर इट इन फ्यूचर. नाउ एक्सप्लेनेशन 2. सो एक्सप्लेनेशन 2 बात करता है फाइंडर ऑफ द गुड्स की, मतलब फाइंडर ऑफ द प्रॉपर्टी की. अब ये कहता है नॉर्मली अगर आपको कोई सामान पड़ा हुआ मिल रहा है और आप उसको उठा लेते हैं तो आप डिसऑनेस्ट एप्रोप्रिएशन नहीं कर रहे हैं. बट अगर आपको पता है वो जो प्रॉपर्टी है वो किसकी है, जो खोई हुई प्रॉपर्टी आपको मिली है, और आप उसको रिटर्न नहीं कर रहे हैं, तब आप डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन कर रहे हैं. अगर आपको प्रॉपर्टी मिली है, चलो आपको नहीं पता कि एक्चुअल ओनर कौन है, लेकिन आपके पास तरीका है पता लगाने का कि उसका एक्चुअल ओनर कौन है, और आप बिना ट्राई करे कि उसका एक्चुअल ओनर कौन है उसको यूज कर ले रहे हैं, तो भी आप डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी का. क्योंकि फाइंडर ऑफ द प्रॉपर्टी का एक्चुअली में लॉफुल एक्ट, ऑनेस्ट एक्ट क्या होना चाहिए कि वो उस प्रॉपर्टी के रियल ओनर, रियल हकदार तक उस प्रॉपर्टी को लेके जाए. नाउ लेट्स सपोज मेरे को एक कॉइन पड़ा हुआ मिलता है हाईवे पे. अब देयर इज नो वे आई कैन गेट टू नो कि वो एक्चुअली कॉइन किसका है. तो अगर मैं उसको उठा के अपने पास रख ले रही हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ना उस कॉइन पे नाम लिखा हुआ, ना मुझे कभी पता चल सकता है कि वो कॉइन किसका था. बट जैसे कि हमने वो वॉच वाला एग्जांपल लिया कि वो वॉच जो है वॉशरूम में अगर स्कूल के गिरी हुई है, तो ये उसका रियल ओनर कौन है पता लगाया जा सकता था. कैसे पता लगाया जा सकता था? आप लॉस्ट एंड फाउंड वाली जगह पर उसको वॉच को वहां पे दे दीजिए और रियल ओनर आके उसको क्लेम कर सकता था, राइट. सो इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू नो रियल ओनर कौन है. इवन इफ देयर इज अ वे कि आप पता लगा सके रियल ओनर कौन है और आप उसको रख लेते हैं या आप उसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपने ओन यूज के लिए, देन यू आर कमिटिंग डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन. तो एक्सप्लेनेशन 2 सिंपली ये बोलता है फाइंडर ऑफ प्रॉपर्टी जो है तब तक कुछ भी गलत नहीं कर रहा है जब तक कि वो पूरी तरीके से हर तरीके को यूज कर रहा है उसके रियल ओनर तक उस प्रॉपर्टी को पहुंचाने के लिए. ठीक है, अगर उसको नहीं मिलता वो तरीका प्रॉपर्टी को पहुंचाने के लिए, या फिर उसको रियल ओनर फाइनली नहीं पता चलता है, तब वो अगर उसको रख लेता है तो उसकी कोई गलती नहीं है.
नो एक एग्जाम्पल से समझते हैं. ए फाइंड्स अ चेक पेएबल टू बियरर. ठीक है, पेएबल टू बियरर मतलब जिसके पास भी वो चेक होगा उसको वो उसकी पेमेंट मिल जाएगी उस चेक के अमाउंट की. He can form number conjecture as to the person who has lost the check, but the name of the person who has drawn the check appears. A knows that this person can direct him to the person in whose favor the check was drawn. मतलब कि वहां पर वो नंबर भी है, अकाउंट नंबर भी है, आप पता लगा सकते हैं ये चेक किसने काटा था. और एक बार पता लग जाएगा कि ये चेक किसने काटा था तो ये भी पता लग जाएगा वो चेक किसके लिए काटा गया था. तो ए जो है वो पहुंच सकता था उस पर्सन तक जो पर्सन एक्चुअल हकदार है उस चेक का. बट ए क्या करता है, ए सिंपली उसको जाके एनकैश करवा देता है, बैंक में जाके उसको चेक को देता है, उसके पैसे ले लेता है विदाउट अटेम्प्टिंग टू डिस्कवर द ओनर. गॉट इट? सो हियर टिल द मोमेंट ही पिक्ड अप द चेक कुछ गलती नहीं थी. जब उसने कोशिश नहीं करी जानने की कि वो चेक का ओनर कौन है, जबकि तरीका था जानने का, और फिर उसको अप्रोप्रिएट कर लिया अपने यूज के लिए, तो फिर उसने कमिट किया वो ऑफेंस ऑफ डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी. लेट्स टेक 1-2 more example. A finds a valuable ring not knowing to him whom it belongs. A sells it immediately without attempting to discover the owner. A is guilty of an offense under this section. So the only element that is differing here, whether you are attempting to find or not. After attempting to find, if you fail genuinely and then use it, कोई प्रॉब्लम नहीं है. जो completely abandoned property है, जिसका ओनर का पता लगना मुश्किल है, उस प्रॉपर्टी को आप यूज कर सकते हो. बट अगर आपने वो कोशिश ही नहीं करी है डिस्कवर करने की, देन यू आर एक्चुअली कमिटिंग दिस ऑफेंस. वन मोर एग्जाम्पल इज ए फाइंड्स अ पर्स विद मनी नॉट नोइंग टू whom it belongs. उसको बाद में, उस समय जब उसने पर्स उठाया कोई दिक्कत नहीं है, उसको बाद में डिस्कवर होता है दैट इट बिलोंग्स टू जेड. मे बी कुछ लाइसेंस मिला होगा या कोई चीज मिली होगी, बट ए क्या करता है, सिंपली उसको अप्रोप्रिएट कर लेता है टू हिज ओन यूज. अगेन वो लाइसेंस से उसको जब पता चल रहा है वो जेड का है, वो किसी न किसी तरीके से उस प्रॉपर्टी को उस तक पहुंचा सकता था, राइट? बट he chooses to appropriate it to his own use. So again he is guilty of an offense under this section. I hope with all these examples हम समझ गए होंगे कि criminal misappropriation, जिसको कि dishonest misappropriation of property कहते हैं, finally है क्या. You have to see the mental element of dishonesty, you have to see whether the property is movable or not, and you have to see कि वो misappropriate करी जा रही है, convert to his own use करी जा रही है कि नहीं. मैं आपसे एक केस डिस्कस करती हूँ. यहाँ पर एक सर्वेंट को उसके मालिक ने पैसे दिए कुछ सामान लेकर आने के लिए. वो सर्वेंट उस पैसे को सामान लाने के बजाय अपने घर पर रख लेता है. बाद में पुलिस को वो पैसे उसके घर पे मिलते हैं, तो वो कहता है कि सर मैंने अब इसको मिसअप्रोप्रिएट तो किया ही नहीं ना, ये तो मेरे पास अभी रखा ही हुआ है. तो वो कहते हैं कि एक्चुअली में इट्स द मेंटल एलिमेंट. आप जब उसको अपने घर पे रख के बैठे हो उस पैसे को, आपकी इंटेंशन वहां से पता चल रही है कि यू आर कीपिंग इट एज इफ इट इज योर प्रॉपर्टी. आप उसको मिसअप्रोप्रिएट कर चुके हैं. यू हैव सेट इट अपार्ट फ्रॉम द रियल ओनर विद द इंटेंशन ऑफ कीपिंग इट एज योर्स. इट्स नॉट नेसेसरी कि आप उस पैसों को खर्च कर दें. आप अगर रख कर भी बैठे तो यू आर मिसअप्रोप्रिएटिंग इट. सो this was one case which was important for this particular section. Moving on to the next section, that is section 404. अब normally dishonest misappropriation of property जो होती है वो हमने 403 में समझ ली. अब इसमें एक और एलिमेंट ऐड हो जाता है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो possessed है by deceased person at the time of his death, आप उसको डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करते हो तो वो और भी ज्यादा एग्रीवेटेड वर्जन है उसका. क्यों? क्योंकि मतलब लेट्स सपोज एक गाड़ी आपको एक्सीडेंट हुई हुई कहीं पे पड़ी हुई मिलती है, उसके अंदर जो पर्सन है वो मर चुका है. उस गाड़ी में आपको नोटों की गड्डी मिलती है.
नाउ एक्चुअली में वो तो पर्सन मर चुका है, अब उसके पोजीशन में तो वो चीज एक्चुअली में ही वो जिंदा तो नहीं है, तो कायदे से वो नोटों की गड्डी लीगली इंटाइटल्ड पर्सन तक पहुंचनी चाहिए थी। बट इससे पहले कि लीगली इंटाइटल्ड पर्सन जो है उस तक पहुंचे, आपने उससे पहले उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली मिस एप्रोप्रिएट कर दिया। ठीक है, तो इन दिस केस इट इज मच मोर एग्रेवेटेड, तो द पनिशमेंट हैज बीन एक्सटेंडेड टू 3 years and shall also be liable to fine। वहां पे और था, यहाँ पे and है। ओके, एंड सिमिलरली if the offender at the time of such person's decease was employed by him as a clerk or servant, तो ये और भी ज्यादा ग्रेव हो जा रहा है, और भी ज्यादा इशू बढ़ जा रहा है। सो इट में एक्सटेंड टू 7 years। इस सेक्शन के एलिमेंट्स बहुत सिंपल है। द प्रॉपर्टी मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ द डिसीज्ड एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। ठीक है, ये नहीं बाद में उसके पास नहीं आई हुई होनी चाहिए, जब वो मरा तब वो प्रॉपर्टी उसके पास थी। द एक्यूज्ड मिसअप्रोप्रिएटेड इट और कन्वर्टेड इट इनटू हिज ओन यूज, ये दोनों एलिमेंट हम ढंग से पढ़ चुके हैं। द एक्यूज्ड डिड सो डिसऑनेस्टली। जब ये सारे इंग्रेडिएंट फुलफिल हो जाते हैं तब द एक्ट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 404। सो अगर आपके फैक्ट्स में डिसीज पर्सन के पास पोजेस प्रॉपर्टी का मिसअप्रोप्रिएशन हो रहा है तो दैट डजंट फॉल अंडर सेक्शन 403, इट फॉल्स अंडर सेक्शन 404। डू रिमेंबर दैट। ओके।